हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कोशिट थियोरी से आपको 100% पता चल गया हम क्या करने वाले हैं। पहले फैक्ट्री के सारे खर्चे लिख दिए, फिर ऑफिस के सारे खर्चे लिख दिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सारे लिख दिए, सभी को टोटल कर दिया टोटल कॉस्ट। और उसके बाद हमने सेल की एक लाइन लिखी और उसमें से माइनस करके प्रॉफिट शो कर दिया, उसको हम कहते हैं कोशिट। ठीक है, पर फिर भी परफॉर्मा है हमारे पास। उस परफॉर्मे को एक बार आप देखोगे तो आप ये पूरा मैंने एक टाइप से कोशिश की है कि इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएं। एक बार ये आपने इसको देख लिया तो आपका कोशिट का न्यूमेरिकल 100% हो गया। ठीक है, ये आपने देखना। ठीक है, करते हैं स्टार्ट को स्पेसिमेन ऑफ कोशिट। सबसे पहले देखेंगे ये एक्चुअली में ये पेज में नहीं आई, ये 3 के पेजों में आई है, तो आपने ये ध्यान रखना जैसे ये कंटिन्यू में रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, कोशिट फॉर द मंथ ऑफ, जैसे मार्च है ना या अप्रैल, कोशिट फॉर द मंथ हो। ये पूरा पहले आप ऊपर ही जैसे देखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं ना, ऐसे ही कोशिट के ऊपर भी लिखते हैं फॉर द मंथ हो, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा ना। और पहली लाइन ये हो जाती है। ठीक है, और फिर ऊपर यहाँ पर साइड में ऊपर लिखते हैं पीरियड, यहाँ आ गया, और आउटपुट यहाँ आ गया। चलो ये आप देख लोगे। फिर इसके मेन 4 कॉलम होते हैं, क्या, पर्टिकुलर्स, ये जो कि टॉपिक है ना। फिर दूसरे नंबर पर डिटेल आ जाती है, जो भी इसका अमाउंट होगा ये लिख दिया। फिर टोटल कॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉस्ट कर दिए ना, टोटल कॉस्ट। फिर कितने यूनिट है, जो भी समझो हमने 500 यूनिट बना रहे हैं है ना, वो 500 यूनिट के खर्चे लगातार लिखते जा रहे हैं। फिर डिवाइडेड बाय क्या करते रहते हैं, टोटल लिख दिया, और डिवाइडेड बाय किससे करते हैं, यूनिट से। टोटल कॉस्ट को डिवाइड हर एक लाइन में डिवाइड करना है किसके, यूनिट से। जैसे 5000 यूनिट डिवाइड करते रहे तो कॉस्ट पर यूनिट साथ साथ में जल्दी जाएगी, जैसे प्राइम कॉस्ट की पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ये इसका परफॉर्मा है। पर हम देखते हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले हम फैक्ट्री में घुसते हैं। फैक्ट्री के सारे खर्चे ऐड करेंगे। जैसा कि आपको पता है डायरेक्ट मटीरियल, सबसे पहले डायरेक्ट मटीरियल पता है आपको, जो कि हम स्पेसिफिकली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मटेरियल इस कॉस्ट सेंटर का है, ये मटेरियल इस कॉस्ट यूनिट का है, कॉस्ट यूनिट का है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया, टोटल कॉस्ट लिख दी उसकी। ठीक है, और टोटल कॉस्ट लिख दी, और डिवाइडेड बाय, समझो 100 यूनिट बना रहे हैं हम, छोटा सा ले लेते हैं, जो भी मटेरियल बनाया उसके टोटल डिवाइड बाय 100 करके यहाँ पर लिख दिया पर रेट है ना। फिर और दूसरे नंबर पर क्या लिख दिए, ओपनिंग स्टॉक हो, डायरेक्ट मटेरियल आ गया। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल ही होता है ना, जो जैसे समझो हमारी फैक्ट्री बनाती है, समझो कपड़े बनाती है, तो उसके लिए कपड़ा मतलब कि रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, तो उसके लिए पहले रॉ कपड़ा खरीदती है ना, जैसे थान खरीदती है, उससे कपड़े बनाती है, मतलब कि बच्चों की स्कूल की वर्दियाँ बनाती हैं। ठीक है, तो आ गया हमारा रॉ मटेरियल क्या हो गया कि जो कपड़े की थान है ना, आगे है ना कपड़ा आ गया, वो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो उसमें क्या करते हैं, हो सकता है ना ऐसे बिजनेस मैन है तो उसका स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसके पास पहले का ही रॉ मटेरियल पड़ा हो। रॉ मटेरियल मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस में पिछला जीरो ही है, पिछला भी सामान पड़ा होगा ना। तो इसका मतलब कि समझो हमने जो भी कोई सामान खरीदा 50,000 का, 10,000 का सामान हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दिया। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बीच में हम क्या ऐड कर देंगे, मटेरियल परचेज। वही चीज़ आ गई, मटेरियल जो हमने परचेज किया है, जैसे हमने 50,000 का मटेरियल परचेज किया है। और मटेरियल परचेज करते समय कैरीज इनवर्ड, मटेरियल को जैसे मटेरियल लिया और उसने उतारा सामान है ना, उस पर जो भी खर्चे हुए मटेरियल जिसको फैक्ट्री के अंदर तक लेकर आए, तो कैरीज इनवर्ड, तो वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हो गया कल ओपनिंग स्टॉक प्लस जो सामान खरीदते समय जो खर्चे हुए वो कैरीज इनवर्ड, उसको ऐड करिए। और माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक द रॉ मटेरियल, क्योंकि हमने क्लोजिंग को जो महीने के एंड में बच गया, क्योंकि वो आगे चला जाएगा ना, उसको माइनस कर दो, क्योंकि हमने एक्चुअली उस महीने की ही यूज़ कितना किया है उसकी पर कॉस्ट निकालनी है ना, इसलिए क्लोजिंग को क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे 1 साल का, कि हमने उसका प्रॉफिट निकालना, तो उसमें आप ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं ना, वही कंसेप्ट है। इसमें भी ओपनिंग स्टॉक लिया प्लस परचेज लिया और फिर माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, ये डायरेक्ट मटेरियल हेडिंग है, इसके अंदर ये पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल आ गया। ठीक है, तभी मैंने यहाँ लिखा डायरेक्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, और उसमें फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट लेबर। आपको पता है डायरेक्ट लेबर पर हमने कितना खर्चा किया, सिर्फ डायरेक्ट की बात हो रही है, इनडायरेक्ट मटेरियल इस पेज पर मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, ये आपने ध्यान रखना, डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है, वो लेबर जो हमें पता है कि इसी ही कॉस्ट यूनिट में यूज़ की गई है। ठीक है, इसे पेरोल से या फिर हम पीस के बेस पर पेमेंट करते होंगे या हम टाइम के बेस पर करते होंगे उस यूनिट के लिए, तो उसको डायरेक्ट लेबर को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उस यूनिट को बनाते समय, उस जो 500 यूनिट को बनाते समय कितने खर्चे हुए, डायरेक्ट पता है कि इसी को सेंटर पर खर्चे हुए हैं, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख देंगे। ठीक है, तीनों आइटम हमारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। तो हाँ, आपको पता है ये पहले भी करा चुके हैं, डायरेक्ट तीनों चीज़ों को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आती है,
प्राइम कॉस्ट आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसकी प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको ऐड कर दो, प्राइम कॉस्ट आ गई, टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई, और डिवाइडेड बाई कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो, तो पर यूनिट प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये अभी हम किस में थे, फैक्ट्री के अंदर की बात है। अभी हम फैक्ट्री के अंदर, अभी फैक्ट्री भी पूरी नहीं हुई है, सिर्फ फैक्ट्री के अंदर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को ही कंसीडर किया। तो डायरेक्ट को फैक्ट्री के अंदर ही है, हम नहीं अभी बाहर निकले, तो उसके अंदर हमें प्राइम कॉस्ट बन गई। तो इसके अंदर हम, इसका मतलब हम फैक्ट्री के दूसरे भी खर्चे हैं इनडायरेक्ट को भी ऐड करेंगे इसके बाद। ठीक है, फिर फैक्ट्री के बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर प्राइम कॉस्ट में हमने क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। पीछे सारे डायरेक्ट आ गए, अब ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने, जैसे फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया। इनडायरेक्ट मटेरियल किसे होते हैं, जो मटेरियल हम एक या दो से अधिक कॉस्ट सेंटर में यूज़ करते हैं, है ना, वो इनडायरेक्ट मटेरियल लिख दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल लिख दिया। इनडायरेक्ट लेबर, ऐसी लेबर जो हम दो या दो से अधिक कॉस्ट यूनिट में यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर, है ना, उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं ना। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, यदि फैक्ट्री को कोई भी रेंट जाता है ना, फैक्ट्री हमने किराए पर ली है। रेट्स, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री के अंदर कोई भी पावर, जैसे बिजली का बिल, ये सारे उसके खर्चे। फैक्ट्री की लाइटिंग, है ना, उसका सारा खर्चा। सुपरविज़न, हमने फैक्ट्री की सुपरविज़न की है, वो सारे खर्चे। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री के मैनेजर, है ना, बनाया हुआ ना एक मैनेजर तो होगा ही ना, तो उसको जो सैलरी दी जाती है, क्योंकि ये वो एक स्पेसिफिक काम तो नहीं करता, वो सारे काम करता है, इसलिए मतलब कि सारी फैक्ट्री का मैनेजर है ना, इसलिए कौन से एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट है, ये सारे इनडायरेक्ट ही हैं। फैक्ट्री वाटर सप्लाई, फैक्ट्री को जो पानी पिलाने दिया जाता है ना, वहाँ पर पानी की सप्लाई, उसका जो खर्चे होते हैं। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, यदि फैक्ट्री का जो भी इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री में जो भी कागज़ पत्तर या पेन पेंसिल, जो भी प्रिंटर, जो भी स्टेशनरी पर खर्चा हुआ है, वो भी सारा आ जाएगा। फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री को सफाई, है ना, फैक्ट्री को साफ़ करना ना, फैक्ट्री के जैसे झाड़ू, उसको सामान आएगा, क्लीनिंग मटेरियल आएगा, वो सारा इसमें आ जाएगा। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना, तो ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएगा, ये शायद मेरे से गलत से टाइप हो गया। ठीक है, और डेप्रिसिएशन ऑन ऑफ टाइम प्लांट, फैक्ट्री के अंदर जितनी भी प्लांट मशीनरी यूज़ करती है, उसमें जो डेप्रिसिएशन हुई है, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएगा, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएगा। कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड इक्विपमेंट, हमने ये टॉपिक किया ना, रिसर्च करते हैं हम, यदि फैक्ट्री के मटीरियल से रिलेटेड या फैक्ट्री के अंदर के काम से रिलेटेड रिसर्च की है और इक्विपमेंट के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट पड़ी है उसको भी ऐड कर देंगे। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। ओवरऑल क्या कहूँ, पीछे प्राइम कॉस्ट आ गई थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, और ये पूरे क्या आ गए, फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे फैक्ट्री के। सबसे पहले हम फैक्ट्री के बाहर नहीं निकले, फैक्ट्री के अंदर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर उसमें माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, जो सामान है ना बच जाता है ना, जैसे हम न्यूज़पेपर लेते हैं, न्यूज़पेपर एंड में बच जाता है, तो रद्दी वाले को दे देते हैं, ऐसे ही सेल ऑफ स्क्रैप, जो भी मटेरियल बच गया उसको बेचने पर स्क्रैप जो भी पैसा आता है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, और इसमें फिर क्या, अब हमारा रॉ मटेरियल का काम खत्म हो गया। फिर कई बार वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, सामान जो जिस पर आधा काम हो गया है, आधा काम रहता है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस सामान वो होता है। जैसे रॉ मटेरियल आ गया, हमने शर्ट बनानी थी, शर्ट आधी बनी हुई है ना, शर्ट के अभी तो उसके ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा फैक्ट्री के अंदर ही, तो उसको हम ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे, वर्किंग प्रोग्रेस के क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क कॉस्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको, वर्क कॉस्ट आ गया। फिर इसके बाद हमने अब हमारा फैक्ट्री का काम खत्म हो गया, इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, वर्क कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, सारे आगे, उसमें पहले हमने डायरेक्ट को किया था, फिर इनडायरेक्ट को किया था, फिर लास्ट में हमने क्या किया, स्क्रैप जो भी सामान बच गया उसको माइनस कर दिया, फिर हमने वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट की, है ना। पहले हमने स्टार्टिंग में किसकी की थी, रॉ मटेरियल की थी, अब वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग को ऐड कर दिया, क्लोजिंग को माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, फैक्ट्री की कॉस्ट आ गई। अब हम फैक्ट्री से निकल जाएंगे, फैक्ट्री से निकलने पर हमारे पास कौन सी कॉस्ट पड़ी है, वर्क कॉस्ट पड़ी। फैक्ट्री, फिर हम ऑफिस में पहुंच गए, ऑफिस में सारे खर्चे कौन से होते हैं, ओवरहेड से होते हैं, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऑफिस ओवरहेड में क्या डालेंगे, ऑफिस का रेंट या रेट्स, यदि ऑफिस हमने किराए पर लिया है तो उसका जो भी रेंट है वो, ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस में जो जितने भी ट्यूब्स वगैरह लगे हैं उसका खर्चा वो डाल देंगे, ऑफिस की स्टेशनरी, जितने भी कागज़ पत्तर पेन पेंसिल यूज़ होते हैं ऑफिस की स्टेशनरी डाल देंगे, ऑफिस में जो फर्नीचर यूज़ हुआ है ना, चेयर ये है ना, तो उसकी डेप्रिसिएशन
है ना, उसकी रिपेयर, है ना, वो सारी इसमें डाल देंगे। ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं उनको जो भी सैलरी दी जाती है सिर्फ ऑफिस के अंदर, उसको ऑफिस सैलरी में डाल देंगे। और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट जैसे ना जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे, तो इनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसी में आएंगे, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड है। ऑफिस के टेलीफोन का खर्चा आता है, ठीक है, वो भी आ जाएगा। ऑफिस के लीगल चार्जेस, कोई केस कुछ चला हुआ है वो भी यहाँ आ जाएंगे। बैंक के चार्जेस, बैंक ने कोई खर्चे डाले हैं वो भी इसमें आएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस में। ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस को सफाई करने के खर्चे, ठीक है। ऑडिट फीस, ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट की ऑडिटिंग होती है ना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है उसको खर्चे देने, ये देने, सारे ऑडिट फीस में आ जाएगा। ऑफिस इंश्योरेंस, यदि ऑफिस का भी इंश्योरेंस कराया हुआ है, यदि मैं ओनर हूँ ऑफिस का, उस इंश्योरेंस को प्रीमियम दिया जाता है, वो भी इसमें आ जाएगा। ऑफिस का कोई भी खर्चा, ऑफिस वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस के सारे खर्चे यहाँ पर कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस के सारे खर्चे ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, यदि आपको ऐसी डेफिनेशन पूछे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, पहले प्राइम कॉस्ट आया, प्राइम कॉस्ट में से फिर हमारे पास क्या आया, वर्क कॉस्ट आया, मतलब वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हमने सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ये आपको दिखाई देता होगा ना, फिर भी मैं यदि आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक मिनट, फिर हमने आपका आ गया ना, फिर आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। फिर हमने क्या किया, अब हम फैक्ट्री नहीं, ऑफिस के फिनिश्ड गुड्स पड़ी हुई हैं, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, उसमें क्या कर देंगे, फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग स्टॉक को पहले दूसरी स्लाइड में हमने क्या किया था, वर्किंग प्रोग्रेस के ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया था और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया। अब तीसरी स्लाइड में हमने क्या किया, फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया और फिनिश्ड गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। तो उसके बाद हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमारे के पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है। अब हम पहुंच जाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो सारे खर्चे डाल देंगे। तो हम उसको क्या कहेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कह देंगे। क्या डालेंगे, सेलमैन सैलरी, जितने भी पर्सन सेल करते हैं उनकी जो सैलरी दी जाती है वो आ जाएगा। सेलमैन को यदि कमीशन दिया जाता है वो आ जाएगा। शोरूम का एक्सपेंसेस, जो भी शोरूम हमने बेचने के लिए अपना सामान रख रहे हैं उसका जो भी एक्सपेंसेस, शोरूम का रेंट, शोरूम का इंश्योरेंस, है ना, शोरूम का क्लीनिंग मटेरियल, सब कुछ शोरूम का जो भी एक्सपेंसेस वो डाल देंगे। शोरूम रेंट, है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो भी वो हमारा सामान जो हमारे एजेंट है बेचने जाते हैं तो उसमें जो बेचते समय जो भी खर्चे होते हैं वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। वेयर हाउस रेंट एंड रेट्स, जो हमारा सामान एक है ना स्टोर रूम के साथ वेयर हाउस ही होगा, क्योंकि वो सारा सामान तो शो कर रहे होंगे। वेयर हाउस का जो रेंट रेट्स भी आ जाएगा। वेयर हाउस के जो स्टाफ सैलरी, वेयर हाउस का जो भी स्टोर कीपर का जो स्टाफ की सैलरी वो भी इसमें आ जाएगी। डेप्रिशिएशन एंड रिपेयर ऑफ डिलीवरी भी, यदि हमने व्हीकल रखे हुए हैं ना सामान बेचने के लिए तो उसकी जो भी डेप्रिशिएशन होती है, उसकी रिपेयर होती है, वो भी आ जाएगी। कैरीज आउटबोर्ड, है ना, उसमें सारे खर्चे। और डेट कलेक्शन, यदि हमने जिन लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया है ना, जैसे बैड डेट्स होते हैं उनको बार बार जाके मिलना, उसको डेप्ट कलेक्शन चार्जेस भी उसमें ऐड हो जाएंगे। अदर सेलिंग, ये आगे सारे, फिर सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे सब कुछ सेलिंग डिपार्टमेंट के सारे खर्चे ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है। क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो उसको हम ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो बस आपने पहले क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, तो प्राइम कॉस्ट आ गई, तो उसमें आपने ऐड कर दिया वर्क कॉस्ट आ गई। वर्क कॉस्ट में आपने ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने फिनिश्ड गुड्स की एडजस्टमेंट की तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड आ गई। तो इसमें सारे सेलिंग डिपार्टमेंट के खर्चे ऐड किए तो टोटल कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, ठीक है। और सेल नीचे ले ली, सेल में से ये कॉस्ट माइनस करके हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया एक्सप्रेस वे टाइम का, ठीक है। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। कोर्स शीट मैंने डिटेल में करा दी। यदि आप जितने मर्जी न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है, जितने मर्जी न्यूमेरिकल कर लो, आप जो प्रॉफिट की हमने परसेंटेज निकालनी है अभी, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट की परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कोर्स शीट। इसमें मैंने सारे पॉइंट दे दिए जो कि आपने न्यूमेरिकल में करने हैं। यदि आपने इसको समझ लिया तो इसका मतलब आपको 100% कोर्स शीट बनानी आ गई।